टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो हमारी जो प्रायिकता एक्सरसाइज थी वो पूरी हो गई थी। आज हम अपनी जो 13वीं एक्सरसाइज है वर्त एवं स्पर्श रेखाएं, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। तेरहवीं एक्सरसाइज है वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्त क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होती है, और एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कंडीशन भी होती है उसमें, बिंदु बाहर हो तो कितनी होगी, परिधि पर या परिसीमा पर हो कितनी होगी, और अंदर हो परिसीमा के तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्त के बारे में। वर्त क्या होता है? तो किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति वर्त कहलाती है। कोई भी एक निश्चित बिंदु है और उस निश्चित बिंदु से समदूरस्थ, इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? तो समदूरस्थ का आप वैसे देखो, सम यानी समान, दूरस्थ यानी दूरी पर, तो समान दूरी पर होता है उसे हम समदूरस्थ कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु लेते हैं अपन, जो हमारा समतल है, कार्तीय तल है, उस समतल पर एक अपन ने निश्चित बिंदु ले लिया, ये ले लिया बेटा। अब इस बिंदु से सभी बिंदु क्या होने चाहिए? निश्चित दूरी पर होने चाहिए, समान दूरी पर होने चाहिए। तो ये बिंदु है, इससे ये मान लो अपन ये ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दूसरा बिंदु अगर यहाँ लूंगा तो 7 सेंटीमीटर थोड़ी रहेगी, कैसे लेना पड़ेगा? इस प्रकार से लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये सारे के सारे बिंदु हैं इस निश्चित बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब इससे समान दूरी पर है, सबके सब कितनी दूरी पर है? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है? वर्त की बनती है। ये परिभाषा थोड़ी सी बेसिकली अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बिंदुओं को मिलाया नहीं जाता है बेटा। यहाँ अनंत बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, और वो बिंदु जो होते हैं उनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि वो हमें एक रेखा की तरह दिखाई देते हैं। तो अपन वो अपने इतनी डीपली अपन को जाना नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, बिंदुओं को मिलाने से बनी जो आकृति है वो वर्त कहलाती है। अब ये जो वर्त है, इस वर्त में ये निश्चित बिंदु है, जो निश्चित बिंदु, इसको हम वर्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। और ये मिलाने पे, बाहर वाले जो समदूरस्थ बिंदु को मिलाने से जो लाइन बनती है, इस लाइन को हम वर्त की क्या कहते हैं बेटा? परिधि कहते हैं। वर्त की क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और कुछ अपन को 3 बातों का पता होना चाहिए। जैसे ये वर्त हो गया, ये तो क्या हो गया? इसका केंद्र। अब तो जानने लगे ये इसका क्या हो गया बेटा? केंद्र हो गया। और इसके ये जो लाइन है वो इसकी क्या हो गई? परिधि। क्या हो गई बेटा? परिधि। तो केंद्र और परिधि, इनके बीच की जो दूरी होती है, केंद्र और परिधि के जो बीच की दूरी होती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की, ये देखो ये क्या है? केंद्र, और ये क्या है? परिधि। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या।
इस दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, और इसको r से दर्शाते हैं। दूरी कह दो, देखो इस बिंदु से दूरी कह दो, या इन दोनों को मान लो मैं कहता हूं दोनों बिंदुओं की दूरी है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ इनको मिला दिया तो इस लाइन की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, तो एक ही बात है। तो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, त्रिज्या कहते हैं। और इस वर्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। देखो ये वाली त्रिज्या भी हो गई क्या, ये भी तो त्रिज्या हो गई ना। ये भी क्या है, ये जो लाइन खींची है वो भी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है। ये भी क्या हो गई इसकी त्रिज्या, ये क्या हो गई त्रिज्या, ये सारी की सारी क्या है, त्रिज्या ही है। ये सारी त्रिज्या है, और इसमें त्रिज्या के अपन ड्रा कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्त की त्रिज्याएं समान होती है। एक वर्त की जो त्रिज्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है, समान ही होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की है, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये 3 ही, 3 3 3 3, और सभी की लंबाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इस प्रश्नावली में अपन को काम भी लेनी है कि एक वर्त होता है, उस एक वर्त की जो त्रिज्याएं हैं वो सभी की सभी क्या होती है, समान होती है। अब मैं बात करता हूं व्यास के बारे में। व्यास क्या होता है, परिधि का पता है आपको, परिधि क्या है, व्यास क्या होगा, एक वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तथा केंद्र से गुजरे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कहां से गुजरना चाहिए बेटा, केंद्र से गुजरना चाहिए। तो एक वर्त जो है उसकी परिधि को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे। एक वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर तो क्या करे, वो प्रतिच्छेद करे, और कहां से गुजरे, केंद्र से गुजरे, तो वो वर्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये यहाँ इसकी क्या है, परिधि। तो ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या करता है, परिधि को एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और गुजर कहां से रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। तो इस रेखाखंड को हम वर्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी 2 इंटू r। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है बेटा, त्रिज्या का दुगुना होता है। आगे बात करें हम जीवा की। किसकी बात करें बेटा, जीवा की। तो व्यास और जीवा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो व्यास है वो तो कहां से गुजरता है, केंद्र से। जीवा के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है, गुजर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जीवा के लिए क्या होगा, ऐसी रेखा, वह रेखाखंड जो वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, बस इतना सा। देखो ये रेखाखंड क्या कर रहा है, वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। वर्त की परिधि को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटा, जीवा कहलाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जीवा जो है, ये लो मैंने यहां भी एक लाइन ड्रा की है, तो अपनी कंडीशन क्या कहती है जीवा की, कि परिधि को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करना चाहिए या प्रतिच्छेद करना चाहिए, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो ये जो मैंने खींची है, कौन सी, व्यास खींचा है ना, ये है तो व्यास, लेकिन इसको हम जीवा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं जीवा, क्योंकि देखो ये क्या है, यहां से प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जीवा तो केवल इतना ही कहती है कि 2 बिंदु पर क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। और जो व्यास होता है वो भी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
तो जीवा के बारे में समझ में आ गया। तो जीवा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वर्त की, लिख लेना बेटा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त जो होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वर्त का व्यास ही होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने पर्सन में भी आएगा कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वर्त का व्यास होती है। तो ये हमने वर्त के बारे में बात किया। अब बात करते हैं, देखो ये जो परिधि है, ये जो वर्त की क्या है, परिधि, इसके अंदर वाला जो भाग है, इस अंदर वाले भाग को कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं इसको, अभ्यंतर। ये जो लाइन है वर्त की परिधि, इसे कहते हैं परिसीमा। परिसीमा मतलब सीमा के ऊपर। और जो ये बाहर का भाग है इसे हम कहते हैं बहिर्भाग। इसे क्या कहते हैं, बहिर्भाग। तो एक वर्त होता है, उसके समतल पे स्थित होता है, तो उसके 3 भाग होते हैं, एक तो अभ्यंतर, एक परिसीमा और एक बहिर्भाग। तो जब कल अपन स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, और स्पर्श रेखाओं के बारे में हम कल बात